हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से यूनिट 3 चैप्टर 6 भारत में प्रशासन का ऐतिहासिक विकास। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 6 यूनिट 3 भारतीय प्रशासन, भारत में प्रशासन का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि इंडिया में किस प्रकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ है। भारत में विकसित वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था अतीतकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रागैतिहासिक शासनों का प्रतिरूप है। इसका प्राचीनतम रूप सिंधु घाटी सभ्यता प्रशासन में दृष्टिगोचर होता है। अपने वर्तमान रूप में भारतीय प्रशासन ब्रिटिश शासन के विकास से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। यानी भारत का जो प्रशासन है वो किससे प्रभावित है? ब्रिटिश काल के जो प्रशासन है उससे प्रभावित है। भारतीय लोक प्रशासन के विकास की लंबी यात्रा में जहां अनेक साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, वहीं इनकी दो विशेषताएं निरंतर कायम रही। प्रथम, प्रशासनिक संगठन की संरचना में प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व, और द्वितीय, प्रशासनिक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सामंजस्य। ये दो रूप विशेषताएं कायम रही है। ऐतिहासिक कालक्रम के दृष्टिकोण से भारतीय लोक प्रशासन को समझने हेतु निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, ये किस में किया जा सकता है? प्राचीन कालीन एडमिनिस्ट्रेशन इन द एशियंट टाइम, प्राचीन कालीन प्रशासन के रूप में। प्राचीन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता प्रशासन से प्रारंभ होकर गुप्त साम्राज्य प्रशासन को समाहित करती है। जो प्राचीन है, अगर हम कहें कि किस तरह से विकास हुआ है, वो कब से शुरू हुआ है, तो ये स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहीं से प्रशासन भी स्टार्ट हुआ है जो गुप्त साम्राज्य तक चला है। इससे एवं इसमें हुए आमूल चूक परिवर्तनों को भी दर्शाती है। प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत निम्न कालक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। ये आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किस प्रकार उसमें दुर्ग बनाए गए थे, नालों का विकास किया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि किस प्रकार उस समय भी, हिंदू घाटी सभ्यता के समय में भी भारत में क्या था? प्रशासन था। सिंधु घाटी सभ्यता प्रशासन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु घाटी सभ्यता को राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। सेकंड पॉइंट है, हीलर और पिगट का मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य सुनियोजित ढंग से शासित था। यहाँ सुनियोजित सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था थी। इससे यह प्रतीत होता है कि नगरों में नगरपालिका थी जो नगरों को समुचित व्यवस्था करती थी। हंटर का विचार है कि यहाँ शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं वरन लोकतंत्रात्मक थी, जबकि मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन करता था। ऋग्वेद कालीन प्रशासन, इसका फर्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद कालीन राजनीति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। ऋग्वेद में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुटुंब। अनेक कुटुंबों के समूह को ग्राम कहा जाता था। यानी अलग छोटे छोटे घरों को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। ग्राम का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था और ग्रामीण के माध्यम से ही ग्राम का संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होती थी। अनेक ग्रामों के समूह को विस कहते थे।
जिसके अधिकारी विस्पति कहलाते थे। अनेक विस मिलकर जन की रचना करते थे। जन का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। गोप प्राय राजा ही हुआ करते थे और इसका तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव था। सेकंड पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतः राजतंत्रात्मक थी, जिसका अध्यक्ष प्रधान राजा होता था। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे होते थे, अतएव प्रशासन कार्य कुछ ही कर्मचारियों से चल जाता था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का अत्यंत महत्व था। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली 2 संस्थाएं सभा एवं समिति थी। थर्ड पॉइंट है, ऋग्वैदिक कालीन शासन में कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक शासन में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही था। ग्राम के न्यायाधीश ग्राम्यवादी कहते थे। ऋग्वैदिक न्याय व्यवस्था का दिव्य प्रणाली अत्यधिक प्रचलित थी। इस प्रणाली में गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि, जल आदि का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन का प्रमुख राजा था। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में राजा के सहायता हेतु पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में राजा का पद पैतृक होता था, परंतु कभी कभी इनका निर्वाचन भी किया जाता था। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए अनेक विभागों की रचना की गई थी, जिसमें वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण एवं सेना विभाग तथा स्थानीय शासन विभाग प्रमुख थे। राजा मंत्रियों की सहायता से शासन को सुदृढ़ता प्रदान करते थे। सेकंड पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। इन मंत्रियों को रत्न कहा जाता था। उत्तर वैदिक प्रशासन में न्याय व्यवस्था का एक अधिकारी न्यायाधीश के लिए स्थापित शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक में गांव में होने वाले छोटे छोटे अपराधों का निर्णय ग्राम्यवादियों द्वारा किया जाता था। महाकाव्यकालीन प्रशासन। इस काल में वैदिक काल की तुलना में राज्यों के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इस काल के शासकों को सम्राट कहा जाता था। किसमें? महाकाव्यकालीन में यह राज्य व शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट को प्रशासन में सहायता देने हेतु 2 संस्थाएं क्रमशः मंत्रिपरिषद तथा सभी होती थी। मंत्रिपरिषद में लगभग 37 मंत्री थे, जबकि सभा में 18 सदस्य होते थे, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसके ऊपर 10 ग्राम, फिर विसंति ग्राम, फिर शतग्राम, सह संग्राम तथा राज्य थे। इन इकाइयों के अधीन अधिकारी क्रमशः ग्रामिक, वित्तीय, शतग्रामी, अधिपति व राजा कहलाते थे। इन पदाधिकारियों को मुख्य कर्तव्य लगान वसूल। इन पदाधिकारियों का मुख्य कर्तव्य क्या था? लगान वसूल करना, अपराधियों को दंडित करना व अपने अपने क्षेत्र में शांति कायम करना। बौद्धिक कालीन प्रशासन। इसका फर्स्ट पॉइंट है, बौद्ध साहित्य में बौद्ध कालीन गणराज्यों में शाक्य, कोल्य तथा बुली का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संघों को प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। बौद्धिक कालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित होती थी, जिसके माध्यम से राज्य की समस्याओं का समाधान होता था। राज्य का एक अध्यक्ष भी होता था, जो राजा कहलाता था। इसकी नियुक्ति चुनाव के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती थी। सेकंड पॉइंट है, बौद्धिक कालीन शासन के संबंध में अनेक लेखकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें डॉक्टर जायसवाल के अनुसार इस काल में शासनाधिकारी 7,707 नागरिकों को प्राप्त था तथा वे प्रधान, उप प्रधान, सेनापति एवं कोषाध्यक्ष बनते थे।
सामंतवादी तथा प्रचलित थी। सामंतवादी प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी। प्रत्येक राजा एक सामंत था जिसके पास कुछ जमींदारी थी, जिसके प्रबंध के लिए वह सेनापति एवं भंडारगारी रखता था। प्रोफेसर डेविड्स के अनुसार गणराज्यों में शासन व्यवस्था और न्याय का कार्य सभा के द्वारा संपन्न होता था। थर्ड पॉइंट है, इस काल में गणतंत्रों में न्याय की व्यवस्था होती थी। न्याय का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों में स्थापित कर दिया गया था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और इसी के द्वारा अपराधियों को दंड दिया जाता था। मौर्यकालीन प्रशासन इसका फर्स्ट पॉइंट है। मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, अतः शासन का प्रधान राजा होता था। राजा के मुख्यतः 3 कर्तव्य थे: शासन संबंधी, न्याय संबंधी और तथा सैन्य संबंधी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। इस मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री होते थे। इनका मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था। इस मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक छोटी उप समिति भी होती थी जिसमें 3 से 4 मंत्री होते थे। ऐसे विषय जिनमें तुरंत निर्णय देना होता था तो राजा मंत्री 3 से 4 मंत्री की उप समिति से विचार विमर्श करते थे। सेकंड पॉइंट है, मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभाग की स्थापना की गई थी, जबकि जिसे तीर्थ कहा गया था। प्रत्येक विभाग के संचालन व निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इन 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? फर्स्ट है मंत्री एवं पुरोहित, सेकंड है समाहर्ता, थर्ड है सन्निघाता, फोर्थ है सेनापति, फिफ्थ है युवराज, सिक्स्थ है प्रतिष्ठा, सेवंथ है व्यवहारिक, एट्थ है नायक, नाइन्थ है कर्मांतिक, 10th है मंत्री परिषद अध्यक्ष, 11th है दंडपाल, 12th है अंतरपाल, 13 है दुर्गपाल, 14 है पौर, 15 है प्रशासकता, 16 है दौरवारिक, 17 है अंतर्वार्षिक और 18 है आटविक। ये 18 अमात्य का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया है। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत अनेक मंडलों में विभक्त था जिसमें महामात्य शासन करते थे। प्रत्येक मंडल विभिन्न जनपदों में विभक्त था जिन पर समाहर्ता शासन करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी ग्रामिक था। फोर्थ पॉइंट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक कहलाता था। कौटिल्य व मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र व जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका में किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी। न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे। वो सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था जिसमें ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था। ग्राम न्यायालय सबसे ऊपर संग्रह दोन्मुख स्थानीय व जनपद के न्यायालय होते थे। जनपद न्यायालय से ऊपर पाटलिपुत्र स्थित केंद्रीय न्यायालय होता था। कंटक शोधन तथा धर्मस्थलीय न्याय प्रशासन के 2 प्रकार थे। 6 पॉइंट है, राजस्व प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है।
मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। आधुनिक युग की भांति बिक्री कर की व्यवस्था थी। आयात व निर्यात कर भी लिया जाता था। अर्थाभाव में राजा राजकोष को भरने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाता था। सर्वप्रथम मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत एक विशाल एवं जटिल नौकरशाही की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जो उस काल की प्रमुख विशेषता रही है। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष तथा मुद्रा अध्यक्ष आदि कर्मचारी कार्य करते थे। गुप्त शासन, गुप्त प्रशासन, इसका फर्स्ट पॉइंट है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का समकालीन अभिलेखों व साहित्य स्रोतों से विस्तृत प्रकाश पड़ता है। गुप्त राजाओं ने अपने पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबंध को अपनाते हुए उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर समयानुकूल बनाए। सेकंड पॉइंट है, गुप्त काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्यरत थी, अतः सम्राट ही प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा को प्रशासनिक कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य, सचिव अथवा मंत्री कहा जाता था। थर्ड पॉइंट है, गुप्त शासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था। इस काल में कुमारामात्य नामक एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जिसकी तुलना आधुनिक समय में IAS अधिकारियों के समान सर्वश्रेष्ठ वर्ग से की गई है। अन्य केंद्रीय कर्मचारी को सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, दंडभार नागरिक, दंडपारसिक, विनय स्थिति स्थापक, अग्रहारिक, गौमिल्क, सालिक, ध्रुववर्णिक आदि प्रमुख थे। इस काल में पुलिस विभाग की भी स्थापना की गई थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी दंडपारसिक कहलाता था। थर्ड पॉइंट है, गुप्त राज्य में फोर्थ पॉइंट है, गुप्त राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्यायालयों की 4 श्रेणी, कुल श्रेणी, युग व राजा का न्यायालय था। राजा का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। फिफ्थ पॉइंट है, प्रशासन की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत को भक्ति, देश, भोग आदि कहा जाता था। प्रत्येक भक्ति अनेक विषयों में विभक्त था। विषय आधुनिक जनपद के समान था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषय नीति कहलाता था। प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी, जो आधुनिक नगर पालिका के समान थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 6 पॉइंट है, प्रत्येक नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक की सहायता हेतु एक समिति होती थी, जो ग्राम सभा कहलाती थी। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों को निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण, सार्वजनिक हित के कार्य, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। राजपूत कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द राजपूत एरा। राजपूत कालीन प्रशासन में राजा शासन का प्रमुख होता था। इसका पद वंशानुगत होता था। कानून, न्याय तथा शासन तीनों ही दृष्टि से राजा सर्वश्रेष्ठ होता था। राजा को प्रशासन संबंधी कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभागों का प्रबंध करते थे। प्रत्येक राज्य में मंत्री के समान पुरोहित भी होता था, जिसका पद मंत्री के ही समान होता था। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च श्रेणी के अधिकारी यथा परिहार, सेनाधिपति, अक्षपाटलिक, भिक्षक, नैमित्तिक और कृत आदि भी होते थे, जो राजनीति में रहते थे और राजा से इनका सीधा संबंध था। राजपूत कालीन राज्य प्रांतों में विभक्त था, जहां युवराज या राजघरानों का कोई व्यक्ति शासन करता था। प्रांत विभागों में बटा था।
प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था और उसके अधीन बहुत से कर्मचारी कार्य करते थे। इनका कार्य मालगुजारी एकत्र करना, न्याय व शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रत्येक विभाग एवं जिले में कोतवाल या पुलिस अधिकारी के लिए व्यवस्था थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभाओं के माध्यम से शासन प्रबंध करता था। अतएव ग्राम सभा अपने अपने क्षेत्र में शासन का कार्य संभालती थी। ग्रामणी नामक कर्मचारी ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता था। शासन की सुविधा हेतु अनेक समितियों का निर्माण किया जाता था। ग्राम सभा से नीचे ग्राम संस्था कार्य करती थी, जो ग्राम क्षेत्र से राज्य के लिए करों को वसूलती थी। नगर का प्रबंध करने के लिए पट्टाधिकारी नामक अधिकारी होता था। ये अधिकारी वे सभी कार्य करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिका के कार्यपालिका अधिकारी करते थे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।